नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में शिलान्यास की तारीख पर चर्चा हुई। इसके अलावा मंदिर की ऊंचाई और निर्माण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। यह बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल रहे। दरअसल मिश्रा के साथ बड़े इंजीनियरों का एक दल अयोध्या में है जो मंदिर निर्माण की बारीकियों को देखेगा। राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा के अलावा उनके बेटे निखिल सोमपुरा भी अयोध्या में हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त और 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्य हो सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जी को निवेदन कर दिया गया है। स्वयं पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है, तिथियों का सुझाव भी दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। देश की परिस्थितियां, देश की सीमाओं की परिस्थितियां, कोरोना महामारी में समाज की परिस्थितियां, इसलिए पीएमओ सब प्रकार से और समूलाग्र चिंतन करेगा, होलिस्टिक चिंतन करेगा। लेकिन हमने उनको तिथियां बताई हैं, उनकी जब सहमति आएगी, आप भी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कम से कम 15 दिन का समय तो प्रशासन को चाहिए, तो इसलिए 8-10 दिन पहले समाचार आ जाएगा, वो तत्काल आप लोगों को जानकारी में दिया जाएगा। धन्यवाद। तो ट्रस्ट के सदस्य कमलेश्वर चौपाल से हमारे संवाददाता ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि मंदिर का शुभारंभ कैसे किया जाए। पूरा देश एक मत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आके शुभारंभ करें, और शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी को 2 तिथियां भेजी गई है, 3 और 5। उनको जो सुविधा होगी उस तिथि में वो देंगे। हम लोग उसमें तैयार है, कार्य कर लेंगे। भूमि पूजन उसके बाद ही भूमि पूजन होगा। जब मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं, मॉडल पूर्व से है। थोड़ी सी उनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, मोटा मोटी समझिए ना, 148 था वो 161 हो जाएगा। अच्छा, जो पीएमओ कंफर्म करेगा उसके बाद ही भूमि पूजन किया जाएगा, उससे पहले तो तारीख नहीं। इसीलिए कि पीएमओ इसमें समान स्थिति में है नहीं जी। देश में युद्ध सन्नद्ध है जी। कोरोना से देश पस्त है जी। उस स्थिति में वो समय अपने हिसाब से देंगे और उसी हिसाब से कार्यक्रम होगा। आपने जो बताया है कि ऊंचाई बढ़ेगी, दूसरा गुंबद को लेके किस तरह का परिवर्तन हो रहा है? गुंबद जैसे भैया पहले 3 ही गुंबद था, अब 2 बढ़ जाएगा, 5 गुंबद हो जाएगा। 2 साइड में 2 गुंबद बढ़ा दिया गया है तो 5 हो जाएगा। उसका हाइट बढ़ जाएगा, यही होगा। अच्छा, ये कब से काम शुरू होगा, इसके बारे में कोई चर्चा या मंदिर के बारे में और कुछ? बताया ना कि 3 और 5 को डेट भेजे हैं, उसी डेट में जो प्रधानमंत्री देंगे वो भी राजी हैं, लेकिन वो अपने सुविधा से जिस डेट को देंगे मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, पहले फैसले के लिए कुछ चलने के बाद कुछ बात हुई है? अभी ये विषय नहीं आया है। इतना विषय जरूर आया है कि पहले से हम लोग कह रहे हैं कि जैसे कार सेवक पूरे देश से लिए थे, तो लोगों का श्रद्धा है, समर्पण है, तो हर एक का समर्पण और हर एक का श्रम उसमें लगना चाहिए। तो श्रम, समर्पण और संकल्प तीनों लगाने के पहले से कल्पना थी। संकल्प के आधार पर लोगों ने शिला पूजन करके भेजा था, उस समय कुछ राशियां भी भेजी थी। अब जो घटेगा फिर से हम लोग आह्वान करेंगे कि लोग अपना सहयोग भेजें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाज में एक तबका अगर मजबूत हो जाए और एक तबका कमजोर हो तो समाज कभी भी आत्मनिर्भर समाज नहीं बन सकता। समाज में एक संतुलन होना चाहिए। यह संतुलन न केवल सामाजिक स्तर पे बल्कि आर्थिक स्तर पे भी होना चाहिए। लगभग 13-14 लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हमारे लाभार्थीगण स्वरोजगार के माध्यम से
आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हम सब वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पूरी तरह त्रस्त है। उन स्थितियों में न केवल आर्थिक जगत बल्कि सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ा है। उन स्थितियों में हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सकें, यह एक प्रयास आज पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का किया जा रहा है। और इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग ने आज ये कार्य यहाँ पर एक साथ लगभग 3500 परिवारों को 17 करोड़ 42 लाख रुपए की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया है। लेकिन ये शुरुआत है। हमारे तीनों मंत्रीगण श्री रमापति शास्त्री जी, डॉक्टर GS धर्मेश जी और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी काफ़ी उत्साही हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करते हैं। ये शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि जो 7.5 लाख परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य है 2020-21 में, इसे हम एक समय सीमा के अंदर अचीव कर सकें, क्योंकि इसमें से अब तक मात्र 1,77,491 परिवार ही लाभान्वित हो पाए हैं। एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने है, यानी लगभग 6 लाख से ऊपर लोगों को अभी इस योजना के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को 6.25 लाख लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य आपके पास है। और मैं चाहूँगा तीनों लोग मिलकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएं कि हम 6.5 नहीं बल्कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष में हम कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को शासन की योजनाओं के साथ और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक बड़े अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। एक बहुत पवित्र कार्य है और पवित्र कार्य इसलिए, याद रखना, समाज में अगर एक तबका मजबूत हो जाए और एक तबका कमजोर है तो समाज कभी भी आत्मनिर्भर समाज नहीं कहा जा सकता है। समाज में एक संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी, और आर्थिक स्तर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक समानता सामाजिक समानता की आधार बनती है। और अगर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हमारे बंधुगण आर्थिक रूप से समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएंगे तो सामाजिक रूप से उनके साथ कोई भेदभाव करने का दुस्साहस फिर नहीं कर पाएगा। और यही सपना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था। यही सपना उन सभी महापुरुषों ने देखा था जो हमेशा सामाजिक अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। और आज यही लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। आप सब जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी दलित को, किसी भी वंचित को किसी भी चीज की कोई समस्या न पैदा हो, इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किए। पहले चरण में आपने देखा होगा, लॉकडाउन प्रारंभ होते ही उन्होंने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की कार्य योजना बनाई और उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने राज्य के अंदर भी उसको लागू किया। यानी राज्य के अंदर हम लोगों ने किया, केंद्र सरकार ने किया, महीने में 2-2 बार
खाद्यान्न हर एक गरीब को देना प्रारंभ हो गया। इसके बाद जिन गरीबों के घर में पहले ईंधन जलाने के लिए रसोई गैस नहीं होती थी, उन्हें उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में 1,46,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए। तो कोरोना के इस कालखंड में पहले 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने और अधिक, इसे बढ़ा करके 6 महीने निःशुल्क रसोई गैस की कनेक्शन, रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,986 नए मामले आए। इसके साथ ही अब यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या 17,264 हो गई है। 28,664 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब महामारी से हुई मौत की संख्या 1,108 हो गई है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,986 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 17,264 है। अब तक संक्रमित मरीजों में से 28,664 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। संक्रमित मरीजों में से 1,108 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 17,267 लोगों को रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,115 लोगों को रखा गया है और उनके सैंपल्स लेकर उसकी जांच करवाई जा रही है। जांच के पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उस प्रकार का उसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगर उनमें संक्रमण पाया जाएगा किसी में तो फिर उनका कोविड अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा, अन्यथा वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। कल प्रदेश में 46,769 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब प्रदेश में 14,26,303 सैंपल्स की जांच अब तक की जा चुकी है। तो इस प्रकार बहुत ही शीघ्र आपने देखा था कि हमने 12 लाख पार किया था और 4-5 दिन के भीतर ही हमने आज 14 लाख की संख्या क्रॉस कर ली। बहुत ही बड़ी संख्या में रोज प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है और RT-PCR, एंटीजन टेस्ट और ट्रूनैट टेस्ट, ट्रूनैट CBNAT, इन सब के माध्यम से निरंतर जांच प्रदेश में करवाई जा रही है। कल प्रयोगशालाओं में जनपदों के द्वारा 34,000 से अधिक सैंपल भेजे गए थे। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,815 पूल लगाए गए, जिनमें 394 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 303 पूल लगाए गए, इनमें 47 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और CM हेल्पलाइन से निरंतर जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हो रहे हैं वहाँ से और हमारे कंट्रोल रूम से इन लोगों को फ़ोन किया जाता है। अब तक हम 3,04,635 लोगों को फ़ोन करके उन्हें हम सतर्क कर चुके हैं कि आपके ऐप से जानकारी मिली है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। यह ऐप एक बहुत ही उपयोगी ऐप है। इसको अगर आपके पास स्मार्टफोन है इसे डाउनलोड कर लीजिए और ये ऐप आपको सावधान करता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो आपको ये सावधान करता है। तो इससे आप सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। इस संक्रामक बीमारी की कोई अभी वैक्सीन नहीं है, न कोई एक दवा है। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना, सावधानी के जो उपाय हैं
उनको अमल में ला करके अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को लगने वाले लॉकडाउन के सेकंड पार्ट की आज से शुरुआत हो गई है। वर्तमान समय में कोरोना की जो स्थिति भारत के अंदर और विशेष करके उत्तर प्रदेश के अंदर ये बनी हुई है, ये बड़ी भयावह स्थिति है। 10.5 लाख से ज्यादा के केस भारत के अंदर और करीब 50,000 के केस जो है उत्तर प्रदेश के भी अंदर सामने आ गए। जो जिस तरीके से राजनीतिक निर्णय लिए जाने चाहिए थे हमारे नेतृत्व के द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार के द्वारा, वो समय पे समुचित और सही तरीके के फैसले नहीं लिए गए, जिसके कारण आज यह भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ट्राई एंड एरर मेथड से काम करती रही और तमाम उन्होंने ऐसे भी कर्मकांड किए जिससे कि कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। और ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत गंभीरतम स्थिति है, क्योंकि यहाँ बेड की कमियां हो गई हैं, वेंटिलेटर युक्त बेड नहीं है और साधारण बेडों की भी कमी हो चुकी है। वर्तमान समय में योगी प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है कि शनिवार और इतवार के दिन हम पूरा लॉकडाउन रखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और चेन तोड़ने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। लखनऊ में जितने भी सरकारी अस्पतालों के जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, जो बेड थे, वो पूरी तरीके फुल साबित हो गए हैं। टेस्टिंग का अभाव है, टेस्टिंग हो नहीं पा रही है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार को एक ठोस पहल करने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन करने पे एक बेबी लॉकडाउन की प्रक्रिया उन्होंने की। आप 2 दिन का लॉकडाउन करने से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं जो बेबी लॉकडाउन की आपने प्रक्रिया की है, ये पूरी तरीके फेल है और सरकार को अभी भी जागना चाहिए और सरकार को लगातार विपक्ष चेता रहा है। विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा बेबी लॉकडाउन, इसको आप लोग बेबी लॉकडाउन मत समझिए। समय की गंभीरता को, संक्रमण की गंभीरता को समझिए कि सरकार हर तरह के कदम उठा रही है। इस समय सरकार भी चलाना है, जनता को भी चलाना है। पूरा देश की और प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए योगी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन का जो फैसला किया है, ये बहुत ही सराहनीय है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। किसी के कहने से और किसी के करने से दोनों में बड़ा फर्क होता है। 2 दिन का लॉकडाउन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग घरों में रहेंगे और ये चेन टूटेगी। आज हमारे यहाँ टेस्टिंग नहीं होती थी, आज 54-55 हज़ार की टेस्टिंग पहुँच चुके हैं, इसलिए संक्रमण बढ़ रहा है और घर घर की स्क्रीनिंग हो रही है। इसलिए जनता से आग्रह है कि 2 दिन के लॉकडाउन के पालन में भरपूर सहयोग करें। कोरोना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 दिनों के लॉकडाउन के सेकंड पार्ट का आज पहला दिन है। शहर का हालात ये है, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में हूं और शहर का हालात अगर मैं आपको दिखाऊं तो राजधानी लखनऊ में विधानसभा और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच की ये जो सड़क है, ये बिल्कुल सन्नाटे में पसरी हुई है। लोग वही अपने घरों से निकल रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जगह जगह लोगों से पूछताछ करी जा रही है कि आखिर वो घरों से क्यों निकले हैं। लेकिन 2 दिनों का जो ये लॉकडाउन है, ये कहीं ना कहीं अब राजनीति की भेंट चढ़ते हुए जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि 2 दिनों के लॉकडाउन से सरकार क्या कर लेगी, कोरोना कितना रोक लेगी, क्योंकि बीते हफ्ते में भी 2 दिन का लॉकडाउन हुआ था और उस 2 दिन के लॉकडाउन के बाद से अगर हम पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो उत्तर प्रदेश के करीब 25 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना केसेस की संख्या जो है वो करीब 200% से भी ज्यादा बढ़ी है। मतलब एक जिले में जितने केसेस शुरुआत में आए थे उससे 2 गुना से भी ज्यादा, 200%, आप समझ सकते हैं कि 200% से ज्यादा केसेस की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। राजधानी लखनऊ में भी ये आंकड़ा करीब 189% तक पहुंचा हुआ है। तो ये सबसे अहम बात यह है कि सरकार की तरफ से जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, बाकी 5 दिन शहर चलता रहेगा, उत्तर प्रदेश चलता रहेगा। विपक्षी पार्टियां घेरने को तैयार तो हैं। विपक्षी पार्टियां ये तो कह रही हैं कि 2 दिन के लॉकडाउन में सरकार कोरोना को कितना रोक पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा मन बनाया हुआ है कि 2 दिन के लॉकडाउन से हम
कोरोना पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज इस लॉकडाउन का जो सेकंड पार्ट है, आज उसके सेकंड पार्ट का पहला दिन है। आज क्या आंकड़े आते हैं और आज के आंकड़े के बाद कल का जो दिन होगा, कल दोपहर में उत्तर प्रदेश के कोरोना के क्या आंकड़े आएंगे, ये देखना सबसे अहम होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज। यूपी में कानून व्यवस्था को परखने के लिए सीएम योगी ने हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। इस क्रम में महोबा के नोडल अधिकारी डीआईजी धर्मवीर सिंह बनाए गए हैं। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था को परखने के लिए जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और जारी गाइडलाइन को 100% पालन कराने की रणनीति बनाई। मैं देख रहा हूं कि जो लॉकडाउन का जो शनिवार इतवार को सरकार की तरफ से लागू किया है, वो पाया कि अच्छी तरह से लागू है और कहीं भीड़ नहीं है। भीड़ क्या, आज लॉकडाउन में कोई लोग सड़कों पे भी नहीं है, गाड़ियां भी कोई बहुत नहीं चल रही हैं। साथ साथ ये पाया कि सबसे अच्छा आप लोगों ने जो मंडी का एक जो अंदर थी शहर में, उसको बाहर शिफ्ट किया है। ये एक इससे जो है, जो शहर के अंदर जो भीड़ और कंजेशन था वो काफ़ी कम हुआ। दूसरा कंटेनमेंट जोन है, यहाँ पे प्रॉपर जो है उसकी बैरिकेटिंग की हुई है, वो एक अच्छा है। और प्रशासन को सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं कि किसी भी हालत में कोरोना को फैलने से रोका जाए। इसी के ऊपर सारे जेल भेजे जा चुके हैं और सर लगभग कितनी और ऐसे बचे हैं? अभी वो लिस्ट मैं तैयार करवा रहा हूँ, उसका अभी पता चलेगा। लिस्ट तैयार हो रही है, पर जो भी जो राजनेता है कुछ वो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट, अब वो लिस्ट में पता चलेगा। बाकी सरकार के एकदम सख्त निर्देश हैं कि कोई कुछ भी हो, अपराधी है, कार्रवाई होगी, कानूनी तौर पे कानूनी तरीके से ही कार्रवाई होगी। तो विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठे। एसटीएफ ने एक बयान जारी किया। वहीं अब एनकाउंटर की जांच करने फॉरेंसिक टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर विकास दुबे को मारा गया था। फॉरेंसिक टीम ने जिस जगह पर एसटीएफ की गाड़ी पलटी थी उस सीन को रिक्रिएट किया। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे कैसे पुलिस की पिस्टल छीनकर खेतों की तरफ भागा था और कैसे ये पूरी घटना हुई थी, कैसे मुठभेड़ हुई थी, उसको दोहराया गया। सारे मुठभेड़ में ये शासन का निर्देश है कि वैज्ञानिक विवेचना भी होनी चाहिए। उस वैज्ञानिक विवेचना के क्रम में हम लोग ये सारा पुनर्संरचना करते हैं। ठीक है, तो उसको आज जो किया इसमें क्या निकलेगा? अभी तो बहुत जल्दी है ना। अभी तो हम लोगों ने किया, इसके साथ ही अन्य शस्त्रों की भी जांच करनी है, जो अन्य फैक्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सारों का अध्ययन करना है। उसके पश्चात ही कोई निष्कर्ष निकाला जाए। सर, किस तरीके से रिक्रिएशन किया गया है? रिक्रिएशन ठीक उसी तरह है जैसे उस दिन लोगों ने अपना किया है, जो इनके द्वारा फर्द में अंकित किया गया है, इनके द्वारा FIR में किया गया, जो नक्शा नजरी बनाया गया है, उसी के आधार पर किया गया आज के दिन में। जाँच रिपोर्ट अब देखते हैं भाई, हम लोग जितना जल्दी होगा उसकी जल्दी रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे। इसकी शस्त्र है उसको वहाँ मंगवाएंगे, लैब शस्त्रों की जांच करेंगे, फिर जितने फायर किए गए हैं उसके द्वारा हम उसका अध्ययन करेंगे कि वो सत्य है कि नहीं। उसके पश्चात सारी चीज़ों को जोड़ने के पश्चात ही प्रेस रिपोर्ट। कितनी टीमें रही इसमें रिक्रिएशन में? इसमें टीम तो पीछे 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी बता रहे जो पलट गई, उसके बाद उसमें टीम का तो कोई था नहीं, सारे लोग साथी 3 लोग थे, लगभग 3 टीमें थी। बांदा में चोरी के इरादे से घर में घुसे चोरों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन चोरों को कोई सुराग पुलिस के हाथ अभी उनका नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आज थाना बदौसा अंतर्गत ग्राम घुसासी, वहाँ पर एक 88 साल की एक वृद्ध महिला थी। उसके घर में जो है कुछ अज्ञात लोगों द्वारा घुस करके उसके ऊपर वार करके और उसकी मृत्यु कारित कर दिया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर वहाँ मौके पर क्षेत्राधिकारी अतर्रा और थानाध्यक्ष बदौसा वहाँ पर पहुँचे, उसकी छानबीन कर रहे हैं। उस मृतका के नाती द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें उन्होंने ये बात को बताया है कि रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में चोरी की नियत से प्रवेश करके उनके नानी के साथ उसको वार किए हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, तथा घर में रखे 2 बक्सों से 2000 रुपये
भी वहाँ से गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं। बक्से ले जा करके दूर 500 मीटर दूर जो है कहीं खेत में चोरों द्वारा छोड़ा गया है। इस संबंध में एक टीम गठित कर ली गई है। टीम गठित करके इस घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।